हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक कॉलेज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 एनआईओएस हिस्ट्री का। ठीक है। और इसमें हम पार्ट 2 बना रहे हैं आज। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके आप हमारी प्लेलिस्ट पे चेक कर लीजिए। ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि इमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स इन उड़ीसा एंड द डेक्कन। देखो, हम सब जानते हैं कि अशोक ने कलिंग का कितना ज़बरदस्त युद्ध लड़ाई किया था, है ना। और उस समय कितने लोगों की जान गई। इवन अशोक पे भी बहुत ही गहरा इसका असर हुआ था और उसने कहीं ना कहीं सारा का सारा लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया था, है ना। उसके बाद उसने कोई लड़ाई नहीं की। और कलिंग उस पीरियड से लेकर के काफ़ी लंबे टाइम तक फिर बाद में मौर्यन किंगडम का ही हिस्सा बना रहा। लेकिन बाद में अशोक की डेथ के बाद और जैसे जैसे उसके जो किंग्स थे मौर्यन डायनेस्टी के, वो वीक पड़ते चले गए, तो धीरे धीरे उड़ीसा, सॉरी, कलिंग जो आज के डेट का उड़ीसा है, वहाँ एक डायनेस्टी उभर के आती है जिसका नाम था चेदी डायनेस्टी। ठीक है। चेदी डायनेस्टी के बारे में वैसे तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है ना। खास करके उनके किंग्स के बारे में सिर्फ एक इंस्क्रिप्शन मिला हमें, और एक ही राजा के बारे में हमें पता चलता है। इंस्क्रिप्शन और भी मिले लेकिन एक ही राजा के बारे में हमें पता चलता है मेजरली, वो है खारवेल। ठीक। उसके अचीवमेंट्स के बारे में लिखा गया है। भुवनेश्वर के पास एक हिल है उदयगिरी, वहाँ पे है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ठीक। अब इसका नाम गुफा का क्यों रखा गया हाथी गुम्फा? क्योंकि जहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन किया हुआ था, है ना, उसी के बगल में हाथी की भी इमेज बनाई हुई है, इसीलिए इसका नाम रख दिया हाथी गुम्फा। ठीक। इसमें इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि वो जैनिज्म का फॉलोअर था। कौन? खारवेल। और उसने बहुत सारी सक्सेसफुल लड़ाई लड़ी थी अपने नेबर्स के साथ। और वो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट सेंचुरी बीसी में रहता था। उसका राज्य जो उसने राज किया वो फर्स्ट सेंचुरी बीसी के आसपास उसने राज किया था। ठीक है। उधर साउथ में सातवानाज आते हैं। जैसे जैसे अशोक के जो सक्सेसर्स थे वो वीक पड़ने लग गए तो रीजनल डायनेस्टीज उठने लग जाती है ना। आपने देखा किस तरीके से कलिंग में चेदी डायनेस्टी उठती है, उसी तरीके साउथ में सातवाहनास करके डायनेस्टी उठती है, पावर में आती है। ठीक है। और ये कब आती है? फर्स्ट मिडिल ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी बीसी, अराउंड मतलब 50 बीसी के आसपास में ये राइज करते हैं। और इनका सबसे माना हुआ राजा जो था वो था गौतमीपुत्र सतकर्णी। वो फर्स्ट सेंचुरी एडी में आया था। ठीक। और गौतमीपुत्र सतकर्णी ने जो है शाक रूलर, एक बहुत ही माना हुआ शाक रूलर था नाहपन, उसको भी हराया था। और गौतमीपुत्र सतकर्णी ने जो टेरिटरी थी सातवाहनास की वो बहुत ज़्यादा फैलाई थी। मतलब आप देखो, नॉर्थ में गोदावरी से लेकर के साउथ में कृष्णा नदी तक तो उनका राज था। ठीक। और इनकी कैपिटल कौन सी थी? प्रतिष्ठान बोलते थे, जो आज की डेट में औरंगाबाद के, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक जगह है पैठन, वहाँ पे, वहाँ थी इनकी कैपिटल। फिर बाद में सातवाना जो है थर्ड सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर में ही ख़त्म हो जाते हैं। मतलब लगभग लगभग 325 एडी के आसपास इनका ख़त्म हो जाता है सातवाना किंगडम। ठीक है। और इनके बाद आते हैं इक्ष्वाकु डायनेस्टी के लोग। ठीक है। सातवाना की पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें अगर हम, तो देखो सातवाना का जो पूरा किंगडम था वो बहुत सारे डिविजन्स में बांटा गया था, जिसको आहार्स या राष्ट्र बोलते थे। जो जैसे हम आज के डेट में डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं, वैसे वो लोग बोलते थे आहार्स या राष्ट्र। ठीक है। लोएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा था? ग्राम था। और ग्राम का हेड कौन होता था? ग्रामिका होता था। ठीक। जो किंग होता था उसके बहुत सारे ऑफिसर्स होते थे जिनको अमात्य कहा जाता था। ठीक है। और वो उस किंग को एडवाइस देते थे। रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाता था? या तो कैश में या तो काइंड में, दोनों तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। और सातवाना किंगडम्स जो थे वो लोग लैंड ग्रांट भी करते थे, किनको? बुद्धिस्ट को और ब्राह्मण्स को। और वो भी लैंड कैसे ग्रांट करते थे? फ्री में, कि कोई टैक्स नहीं देना है उस पर। ठीक है। इस तरीके से दे दी जाती है ब्राह्मण्स को और बुद्धिस्ट को। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि उनको लेजिटिमेसी मिली रहे, है ना। बुद्धिस्ट और ब्राह्मण्स दोनों उनको लेजिटिमेट माने। ब्राह्मण अपने आप को, और सातवाना अपने आप को ब्राह्मण भी बताते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। तो इस चलते उन्होंने जो वर्ण सिस्टम था उसको बहुत फोकस थे वो, कि वो
रहना चाहिए समाज में। ठीक है, ये आपका दिखा रखा है कि किस तरीके से कुशान्स का कहाँ तक रोल था, है ना। फिर क्षत्राप्स का रोल था बीच में वेस्ट, आपका वेस्टर्न एरिया में, और ये आपका सातवाहनास का रोल था। ठीक है, ये मैप आपके दिमाग में रहना चाहिए, है ना, ताकि आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी पता रहे कि किसका रूल कहाँ कहाँ तक था। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके दिमाग में हमेशा बना हुआ रहना चाहिए। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें, देखो इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड की अगर बात करते हैं हम, तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ट्रेड बहुत ग्रो हुआ, ट्रेड और कॉमर्स, है ना, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। बहुत सारे इनलैंड रूट्स थे। ठीक, उनमें से जो दो मेजर रूट थे वो उत्तर पथ और दक्षिण पथ था। उत्तर पथ किस किस को कनेक्ट करता था? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया को, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को विद नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। नॉर्थ वेस्ट पार्ट कौन सा? जो आज की डेट में पाकिस्तान है, उधर से होते हुए सेंट्रल एशिया की तरफ। ठीक है, वो पूरा उसको कहते थे उत्तर पथ। दक्षिण पथ कौन सा था? जो वेस्टर्न पार्ट और नॉर्दर्न पार्ट और साउथ इंडिया को कनेक्ट करता था। ठीक, ये कैसे कैसे पास करता था? ये स्टार्ट होता था आपका इलाहाबाद के पास कौशाम्बी से, उज्जैन होते हुए और भरूच की तरफ। ठीक है, और साथ ही जो सातवाहना की कैपिटल थी पैठन, वहां तक। ठीक है, अब देखो कहीं ना कहीं जो ग्रीक नेविगेटर्स थे, है ना, जो ग्रीक लोग थे, उनका ट्रेड बहुत ज़्यादा इंडिया के साथ था। तो उन्होंने ना सी रूट भी ढूंढ निकाला इंडिया से, इंडिया के लिए। ठीक है, क्योंकि मानसून की डिस्कवरी हो चुकी थी। किसने की थी मानसून की डिस्कवरी? हिपाटस करके ग्रीक नेविगेटर था 45 एडी में। ठीक है, तो अब बहुत ज़्यादा सी वॉयजेस होने लगे। पहले ट्रेड कैसा होता था? बाय रूट होता था बहुत ज़्यादा, लेकिन अब क्या होने लग गया? बहुत ज़्यादा वाया सी होने लग गया। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो आपके पोर्ट्स थे उस जमाने के, वो था तब आपका भगू भरूकच या भरूच। ठीक, सुपारा, आज की डेट में नाला सुपारा बोलते हैं उसको, मुंबई के पास। कल्याण मुंबई के पास है। मुजरिस साउथ इंडिया में था। मुजरिस का आज तक पता नहीं चल पाया एग्जैक्ट लोकेशन, बट साउथ इंडिया में कहीं पे था, कोचिन के आसपास। ठीक, शिप यहाँ से कहाँ जाती थी? रोमन एम्पायर जाती थी वाया रेड सी। ठीक है, साथ ही साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था। साउथ ईस्ट एशिया में क्या है आपका? मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह की तरफ, है ना, बहुत होता था हमारा ट्रेड उधर भी। उधर की किससे होता था? तो उसके लिए अलग पोर्ट्स थे। वेस्ट बंगाल में था तामरलिप थी, तमिलनाडु के कोस्ट पे था अरिका मेडू, और जो आपका वेस्टर्न कोस्ट पे भरूच का पोर्ट था, वहां से भी ट्रेड होता था साउथ ईस्ट एशिया के लिए। ठीक है, ट्रेड विद सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया क्या होता था? इम्पॉर्टेंट फीचर जो है आपका, सेंट्रल वेस्ट और सेंट्रल एशिया के साथ हम क्या करते थे? देखो हमारा वहाँ पोस्ट मॉडर्न पीरियड में वेस्ट में हम रोमन एम्पायर के साथ करते थे अपना ट्रेड। ठीक है, और ये पहले ट्रेड कैसे होता था? जैसे कि हमने पढ़ा, लैंड के थ्रू होता था, लेकिन पर्शियंस ना बहुत परेशान करते थे कहीं ना कहीं। ठीक है, और शायद टैक्स वैक्स ज़्यादा ले लेते होंगे रोमन्स वगैरह से। तो रोमन्स बड़ा परेशान थे, वो चाहते थे कि ये ना कहीं इसका रास्ता सी से निकाला जाए। उन्होंने बाद में सी के रूट भी ढूंढा। ठीक है, जो इंडो रेमन ट्रेड होता था सी के थ्रू, उसको बेस्ट वे में लिखा है कौन सी बुक में? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। अब इसका जो ऑथर है वो एनोनिमस है, किसने लिखा कुछ पता नहीं। कब लिखी गई थी? फर्स्ट सेंचुरी एडी में। ठीक है, तो रोमन्स क्या हमारे यहाँ से खरीदते थे? तो रोमन्स जो चीज़ें खरीदते थे उनमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी स्पाइसेस, परफ्यूम, ज्वेलरी, आइवरी, टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल में भी खास करके मुस्लिन करके था। ठीक है, स्पाइसेस में कौन सी स्पाइसेस? स्पाइसेस बहुत सारी खरीदते थे, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा फेमस थी पेपर, जिसको बोला जाता था यवन प्रिय। ठीक, क्योंकि रोमन्स को बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया यवन प्रिय। और ये स्पाइसेस कहाँ से जाती थी? साउथ इंडिया से ही जाती थी। अब इसके बदले में रोमन्स क्या देते थे इंडिया में, है ना, और क्या चीज़ें रोमन खरीदते थे इंडिया से? प्रीशियस सभी प्रीशियस स्टोन्स भी खरीदते थे इंडिया से, जैसे डायमंड, कार्लेनियन, टर्कोइज, अगेट, सफार, ये सब भी इंडिया से जाता था। ठीक है,
सैंडलवुड भी जाता था, स्टील भी जाता था इंडिया से, ठीक, क्योंकि रोमन अम्पायर की बहुत फैला हुआ था, उनकी मिलिट्री बहुत बड़ी थी, तो उसको स्टील की ज़रूरत तो थी, वो भी साउथ इंडिया से ही जाता था, सोचो। अब ये चीज़ें खरीदने के लिए रोमन करते क्या थे, इंडिया को क्या देते थे, तो वो इंडिया को गोल्ड देते थे, सिल्वर देते थे, है ना। और इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, सबूत कहाँ से मिलता है, तो बहुत सारे रोमन कॉइन्स हमें साउथ इंडिया से मिले हैं, ठीक है, बहुत सारे गोल्ड कॉइन इंडिया को मिले हैं। तो रोमन्स इस चीज़ से बड़ा परेशान थे कि हम ना, उनका कहीं ना कहीं सोना खत्म होता जा रहा था और ड्रेन होता जा रहा था इंडिया को पास, और इंडिया सोने के बदले में उनको नेचुरल चीज़ें दे रहा था, कोई बड़ी चीज़ तो दे नहीं रहा था, है ना। तो उन्होंने भी इसका तोड़ निकाला, इंडिया को क्या दे सकते हैं, तो वो भी इंडिया को कुछ कुछ चीज़ें बेचने लग गए, जैसे अपनी वाइन बेचते थे इंडिया को, ठीक है। इसका सबूत कहाँ से मिलता है हमें, उनके जो बहुत सारे वाइन जिन बर्तनों में आता था उनका एमॉर्फे बोलते थे, वो मिला है हमें अरिकामेडू पोर्ट पे, ठीक है। इसके अलावा वो क्या देते थे इंडिया को, टीन, लेड, कोरल और स्लेव गर्ल्स भी प्रोवाइड कर देते थे, ठीक है, इंडिया को लड़कियां दे देते थे। क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री कैसी थी भाई उस जमाने में, देखो क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम पे थी अपनी, है ना, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था उसका, खास करके एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था। इवन मिलन पेन्हो जो किताब हमने पढ़ी है, उसमें बताया गया कि 75 टाइप के ऑक्यूपेशन थे, जिसमें से 60 तो सिर्फ और सिर्फ क्राफ्ट के स्पेशलाइजेशन के लोग थे, है ना। और ये लोग जो आर्टिस्ट थे ये बहुत ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज थे, और हर कोई अपना अपना काम करता था। फॉर एग्जांपल कोई गोल्ड का काम करता था, कोई सिल्वर का, कोई प्रीशियस स्टोन का काम करता था, है ना। और अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंटर्स थे, जैसे कि उज्जैन बहुत बड़ा सेंटर था बीड मेकिंग का। ऐसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत प्रोमिनेंट थी उस जमाने में इंडिया की। तो मथुरा और ईस्ट बंगाल, जिसको वांगा बोला जाता था उस जमाने में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर थे फॉर कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल के लिए, ठीक है। फिर साउथ इंडिया से हमें सबूत मिलते हैं कि वो लोग शायद डाइंग करते थे, ठीक है, क्योंकि डाइंग वर्ड्स बहुत कुछ मिला है वहाँ पे, ठीक है ना। तो इस ज़माने में आर्टिशियंस की इतनी कमाई होती थी, इतना प्रॉस्पर भरी लाइफ थी उनकी, कि वो लोग खूब सारा डोनेशंस भी करते थे मोनेस्ट्रीज को, ठीक। गिल्ड्स, गिल्ड्स क्या था, देखो ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो इतने बड़े लेवल पे हो रहा है तो ऐसे ही नहीं हो सकता ना, उसका हर एक सिस्टम बनाना पड़ता है। तो सिस्टम जो था वो क्या था, जो मर्चेंट्स थे उनकी कम्युनिटी का जो ग्रुप कहलाता था वो कहलाता था श्रेणी, हिंदी में श्रेणी या गिल्ड्स, ठीक है। और उसका जो हेड होता था उसको बोलते थे श्रेष्ठी, ठीक। इसी तरीके से जो कारवां वगैरह लेके चलते थे लोग, है ना, एक जगह से दूसरी जगह, उनका भी एक ग्रुप था, ठीक। उस ग्रुप को क्या बोलते थे, सारथा, सारथा बोलते थे, ठीक है। और जो उनका हेड होता था उसको बोलते थे सार्थवाहा, ठीक। ऐसे ही जो क्राफ्ट वाले जैसे मर्चेंट्स का क्या था, श्रेणी था, है ना, और श्रेष्ठी था। ऐसे ही जो क्राफ्ट वाले थे, है ना, क्राफ्ट 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 वाले कौन होते हैं, जो बनाते हैं। मर्चेंट्स कौन होते हैं, उनसे लेकर के बेचने जाते हैं आगे, ये दो अंतर है, ठीक है। तो क्राफ्ट वालों की जो एसोसिएशन का हेड था उसको बोलते थे जेस्ट, ठीक है। और क्राफ्ट्स में कौन कौन होते थे, बहुत कोई था। उनमें से वीवर्स भी होते थे, कॉर्न डीलर्स, बम्बू वर्कर्स, ऑयल मैन्युफैक्चरर्स, पॉटर्स, है ना, जैसे छोटे छोटे चीज़ जो करते थे वो सब आर्टिजन थे। कपड़े बनाने वाले भी आर्टिजन थे, कॉटन के कपड़े बनाने वाले या फिर सिल्क ट्रेडर्स भी, ठीक है। तो इनका मकसद क्या था, गिल्ड्स वगैरह का, इनका मकसद ये था कि एक तो ये क्या करते थे, प्राइस को रेगुलेट करते थे, दूसरा क्वालिटी को भी रेगुलेट करते थे, है ना, और कंट्रोल बना के रखते थे कि कोई किसी को चीट ना कर ले या नुकसान हो जाए या फिर कोई गलत चीज़ प्रैक्टिस ना करे। तो ये एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन थी पूरी उस जमाने में, ठीक है, ट्रेड को कंट्रोल करने की, ठीक। और ये जो गिल्ड्स होते थे ये क्या करते थे, एज अ बैंक भी काम करते थे। ये लोगों से, पब्लिक से पैसा भी लेते थे और उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देते थे, जैसे आज करता है बैंक, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, है ना। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में किस तरीके से आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश होता है। देखो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था वो मेनली रिलीजियस डोमिनेट
करता था, है ना, रिलीजन डोमिनेट करता था। मतलब क्या है इसका, कि जितने भी आप आर्किटेक्चर देखोगे वो रिलीजन से रिलेटेड होंगे, या आर्ट के फॉर्म जैसे स्कल्पचर वगैरह बनाना, मूर्तियाँ बनाना, है ना, पेंटिंग्स वगैरह, वो भी सारी की सारी रिलीजन से रिलेटेड थी। ठीक है। और उस ज़माने में कौन सा रिलीजन सबसे ज़्यादा फेमस था, आपको ही पता है, बुद्धिज़्म, है ना। तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो आर्किटेक्चर आप देखोगे या स्कल्पचर्स वगैरह आप देखोगे वो बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। ठीक। फिर कुछ एक स्पेशल स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप होते हैं इस पीरियड में, जैसे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट खास करके बहुत ही फेमस हुआ, है ना, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए। और जो फोटो, जो इन्होंने आइडल्स बनाई बुद्ध की, है ना, मूर्तियाँ बनाई, वो बहुत ज़्यादा फेमस रही। ठीक है, आज तक उन जैसी मूर्तियाँ बोला जाता है कोई नहीं बना पाया। ठीक। देखो, उस जमाने में जो फेमस चीज़ें आर्किटेक्चर बना, उनमें से सबसे फेमस है स्तूप। स्तूप क्या होता था, स्तूप ऐसे एक हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर होता था। ठीक है, इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होता था, बुद्ध के रेलिक्स रखे हुए थे, या फिर कोई भी बड़ा मॉन्क होता था उसके रेलिक्स को रखा जाता था एक स्मॉल कैस्केट में। ठीक है, छोटी सी क्या बोल सकते हो कैस्केट में, जो क्या होता है, कैस्केट को हिंदी में क्या बोलते हैं, आ, ध्यान में वर्ड नहीं आ रहा है यार, कैस्केट को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक सेकंड देख लेते हैं। कैस्केट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कैस्केट, कैस्केट, सॉरी, कैस्केट को हिंदी में कहते हैं आपका डिब्बे, डिब्बी, है ना, छोटी डिब्बी उब्बी में, है ना, डिब्बी तो सही नहीं है यार, टोकरी कह सकते हो, हाँ, तो छोटी मोटी टोकरी में रखा जाता था। ठीक है। अब इसके चारों तरफ में क्या है, आप देखो, सराउंडिंग बनाया जाता था, है ना, ऐसे पत्थर की रेलिंग बनाई जाती थी। पहले लकड़ी की रेलिंग होती थी, बाद में धीरे धीरे जैसे जैसा टाइम बीता, बड़े राजा आए, उन्होंने क्या किया, उसको पत्थर की रेलिंग्स बना दी। इस अब ये रेलिंग और स्तूप के बीच में परिक्रमा करने के लिए जगह होती थी। ठीक है, कि आप परिक्रमा कर सको। ठीक। और कुछ एक फेमस स्तूप जो है वो कहाँ है आपके, बरहूत में, सांची में, ये तो एमपी का हो गया। साथ में आंध्र प्रदेश में जो दो जगह पे है, अमरावती और नागार्जुन कोंडा में। ठीक। बरहूत और सांची में बनाया गया था किसके द्वारा, ओरिजिनली अशोक के द्वारा। लेकिन अशोक के बाद भी फिर बाद में दूसरा जो लोकल किंग था उसने उसको, हाँ, अशोक ने कैसे बनवाया था, मिट्टी से बनवाया था, है ना। लेकिन जो बाद में लेटर किंग आया उसने पूरा इसको ईंटों से घिरवा दिया, तो ये और ज़्यादा बड़ा बन गया था। ठीक है, अशोक के टाइम से भी बड़ा बन गया था। ठीक। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। रॉक कट आर्किटेक्चर भी उस जमाने में बहुत फेमस हुआ। देखो, सातवाहन के टाइम में ना खास करके ये बहुत फेमस हुआ रॉक कट आर्किटेक्चर। होता क्या था कि जो रॉक्स होती थी बड़ी बड़ी, उनको कटवा करके कहीं ना कहीं क्या बनता था, टेम्पल्स बनाए जाते थे, हॉल्स बनाते थे, और मॉन्क्स के रहने के लिए जगह बनाई जाती थी। ठीक है, ऐसी आपको जो रॉक कट केव्स हैं वो मिल जाएंगी पुणे, नासिक में, महाराष्ट्र में काफ़ी सारी। ठीक। यहाँ पे एक श्राइन होता था, जहाँ पे एक छोटा सा स्तूप बनाया जाता था सेंटर में। ठीक है, जिसको चैत्य बोला जाता था। फिर एक रेजिडेंशियल एरिया बनाया जाता था रॉक कट स्ट्रक्चर में, रॉक कट में ही काट के गुफा बनाई जाती थी, वो विहार होती थी। ठीक है, तो विहार और चैत्य बनाया जाता था साथ में। ठीक। चैत्य में जाके वो पूजा करते थे और विहार में वो लोग रहते थे। ठीक है, कभी मौका मिले तो जाके देखना। सात सातवाहन टाइप की ही कॉन्टेम्प्रेरी है कहीं ना कहीं अजंता अलोरा, जो आपकी है ना, अजंता अलोरा की केव्स, वो भी इसी पीरियड में कहीं ना कहीं बनी थी। तो कभी कभी मौका मिले तो प्लीज़ जाओ, जाके देखो। और ये आपका पड़ता है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अजंता अलोरा की केव्स, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। ठीक है। स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट, ये जो मूर्ति बनाने की कला है उसके बारे में बात हो रही है ना। देखो, हम जानते हैं बुद्धिज्म का डिवीजन हो गया था हीन यान महायान में। और महायान बुद्धिज्म में क्या था कि बुद्ध की, भगवान की पूजा करी जाती थी एज अ ह्यूमन, है ना, ह्यूमन फॉर्म में। तो ह्यूमन फॉर्म में पूजा करने के लिए क्या होगा, मूर्ति बनानी पड़ेगी। तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके से मूर्तियां बनती थी, पहले भी आज भी होता है, अलग अलग स्टाइल होता है बनाने का, है ना।
तो उस ज़माने में 3 मेजर स्टाइल्स थे मूर्ति बनाने के, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। अब हम इन तीनों को थोड़ा-सा पढ़ते हैं डिटेल में। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट क्या था? यहाँ पे बुद्ध की इमेजेस बनती थी। मोस्ट प्रोबेबल सबसे पहली इमेजेस मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में ही बननी शुरू हुई। ठीक है। मथुरा के आर्टिस्ट क्या करते थे? लोकल रेड स्टोन यूज करते थे जिसमें ब्लैक स्पॉट्स होते थे। ठीक है। और इन्होंने जैन डाइटीज की भी बनाई। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जैन डाइटीज को भी काफी ज्यादा दिखाया गया। और इनके जो मूर्तियां होती थी उस पे ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस भी काफी कुछ देखने को हमें मिल जाता है। ठीक है। और देखो बहुत सारा, ये सारी चीजें तो जो आप पढ़ रहे हो ना आर्ट एंड आर्किटेक्चर और पेंटिंग के बारे में, ये बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ रफली आइडिया दिया जा रहा है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो आप ये पॉइंट्स याद रखना है एटलीस्ट। और कुषाण पीरियड के टाइम पे खास करके काफ़ी सारी मूर्तियां बनाई गई मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की, खास करके कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर की। ठीक है, कुषाण के टाइम पे। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं, ये आप याद रखिएगा, आपको लिखने को आ जाएगा एग्जाम में। फिर गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। गांधार एक रीजन था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जो कि आज के डेट में पाकिस्तान है। अब इस एरिया में ना बहुत लोगों ने रूल किया, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीक्स ने किया, मौर्य ने किया, शोंग ने, शाक्य, फिर कुषाण आए, है ना। तो अब देखो इतनी सारी सभ्यताओं का वहाँ पे इन्फ्लुएंस रहा। तो जो अगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अगर आप कोई मूर्ति बना रहे हो, तो अगर अलग जगह का कोई आदमी आएगा तो वो अपना आइडिया देगा, है ना, इसको ऐसे बना दो, वैसे बना दो, है ना। तो इस तरीके से जो ये लोग थे, ग्रीक लोग थे, शोंग, शाक, कुशांस वगैरह, ये अपने अपने एरिया से आइडियाज लेके आए। और जो वहाँ पे लोकल मूर्तियाँ बनती थी उनको उन्होंने अपने स्टाइल से मिक्स किया, अपना स्टाइल प्लस लोकल स्टाइल को। ठीक है। और ओवर द टाइम पीरियड जो इस एरिया में जो बनने लग गई मूर्तियाँ, उनको कहा जाने लग गया ग्रेको रोमन या इंडो ग्रीक या ग्रेको बुद्धिस्ट। ठीक है। क्यों बोला जाने लग गया ऐसा? क्योंकि इन मूर्तियों पे इन्फ्लुएंस था रोमन, ग्रीक और इंडियन कल्चर का। ठीक। और यहाँ पे ज़्यादातर बुद्धिस्ट ही स्कल्पचर बनते थे और इनका स्टाइल मेजरली ग्रीक होता था। ठीक। और गांधार स्टाइल का चीफ पैटर्न कौन थे? शाक और कुषाण। इनको बढ़ावा देने वाले सबसे ज्यादा कौन थे? शाक्स और कुषाण। ठीक है। और गांधार आर्ट में क्या करते थे? भगवान बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां बनाने के लिए ब्लू ग्रे शिस्ट का यूज करते थे। जैसे मथुरा वाले रेड सैंडस्टोन का यूज करते थे, ऐसे ही एक पत्थर होता है ब्लू ग्रे शिस्ट। मैं आपको दिखाने के लिए फोटो भी लाया था, वो कट गई। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ ब्लू ग्रे शिस्ट कैसा होता है। तो जब जिस समय देख रहे हो ना, पढ़ रहे हो, उसी समय वो चीज़ देख लेनी चाहिए ताकि आपके दिमाग में रहे। ब्लू ग्रे शिस्ट, ये रहा देखो, ये वाले पत्थर ऐसे। ठीक है। ब्लू और ब्लूइश ग्रे कलर का है ना, ये वाले पत्थर यूज करते थे वो। ठीक, गंधार आर्ट में। ठीक है ना। और उसी जमाने की एक बहुत ही फेमस बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है जिसमें कि वो ग्रेको रोमन स्टाइल में गारमेंट को लपेटे हुए हैं अपने शरीर पे और उनके कर्ली हेयर है। ये वाली फोटो, ये देखो, है ना। ऐसे आप देखोगे ना, जैसे इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे कपड़े ज्यादातर आपको ग्रीक के जो स्टैचूज होते थे उनके वहां दिखते हैं। और कर्ली हेयर्स, ये देख रहे हो, भगवान बुद्ध के कर्ली हेयर्स भी है। ठीक। तो ये गंधार आर्ट का बहुत ही फेमस एक वो है, पाया गया। आज भी गंधार आर्ट बहुत ज्यादा फेमस है ना। फिर अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक। और कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच में इस एरिया में है, ये वाला आर्ट बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ। ठीक है। कृष्णा गोदावरी नदी के बीच के जो एरिया है आंध्र प्रदेश का, वहाँ खूब अमरावती आर्ट फेमस हुआ। और इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा किन्होंने दिया? सातवाहनास ने दिया। और बाद में उनके बाद जो आए इश्वाकुस, उन्होंने भी इसको खूब बढ़ावा दिया। ठीक है। तो आप मान सकते हो कि 150 BC से लेकर 350 AD तक अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट खूब फला फूला इस इलाके में। ठीक। और इस आर्ट की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये नैरेटिव आर्ट है। ठीक है। ये पत्थरों पे क्या करता है, एक स्टोरी सी डिपिक्ट कर देता है। ठीक है। स्टोरी डिपिक्ट की जाती थी डायरेक्टली, कोई ऐसे नहीं सिंपल फोटो वोटो बना दिया, स्टोरीज बनाई जाती थी। ठीक है। तो नैरेटिव आर्ट था ये।
अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। ये फॉर एग्जांपल एक स्टोरी दी गई है कि किस तरीके से एक एलिफेंट को बुद्ध टेम कर रहे हैं, है ना, उसको अपने काबू में ला रहे हैं एलिफेंट को, भगवान बुद्ध, उसकी भी फोटो बनाई, स्टोरी बना रखी है। ठीक है। और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में ज़्यादातर वाइट मार्बल का यूज़ किया जाता था। ठीक। और इसमें ज़्यादातर ह्यूमन फिगर्स को यूज़ किया जाता है, नेचर को बहुत ही कम दिखाया गया है। ठीक है, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में। तो फिलहाल यहीं तक। आगे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम देखेंगे अर्ली हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। तो होप ये वाला जो आज का टॉपिक्स हमने किया है, इससे रिलेटेड बहुत सारे बीच में क्वेश्चंस हैं, ये वाले इंटेक्स क्वेश्चंस, आप इन सबको कर लोगे मेरे को लगता है, जितना डिटेल में हमने डिस्कशन किया है। इन केस अगर कोई दिक्कत हो, है ना, कहीं पे डाउट हो कोई भी, आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करना, मैं इन क्वेश्चंस को भी डिटेल में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।